पिछले जन्म में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टैटू बनवाने गया था। मेरी गर्लफ्रेंड ने किंग कोबरा का टैटू बनवाया, लेकिन उसने मेरे शरीर पर पेपा पिग का टैटू बनवा दिया। किसे पता था कि प्रलय आ जाएगी और टैटू जाग कर अलौकिक शक्तियों में बदल जाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड किंग कोबरा क्वीन बन गई, जबकि मैं कई 100 किलो का मोटा सुअर बन गया। जिंदा रहने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे एक ही बार में निगल लिया। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर खाए जाने की असहनीय पीड़ा और पछतावे के साथ मेरा पुनर्जन्म प्रलय आने से एक दिन पहले हो गया। इस जन्म में मैंने कसम खाई कि मैं भोजन श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा रहूंगा। मैं अपनी छाती पर पंगु क्रिएटिंग द वर्ल्ड का टैटू बनवाऊंगा, पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन, बाएं पैर पर डोंग हुआंग ताई और दाएं पैर पर सन वूकोंग। 8 उस्ताद टैटू आर्टिस्ट के हाथ से टैटू मशीन जमीन पर गिर पड़ी। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। लड़के, क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? पंगु क्रिएटिंग द वर्ल्ड पहले ही निषिद्ध भाग्य का टैटू है, और तुम 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन भी बनवाना चाहते हो। वो कोई साधारण पौराणिक प्रतीक नहीं है, बल्कि अनगिनत जीवों के विनाश का निषिद्ध चिन्ह है। मैं ठंडी हंसी हंसा। पैसे बढ़ा देता हूँ। 10 लाख कम है। मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुद ये टैटू बनाओ। बाकी लोग तुम्हारी मदद करेंगे। 7 दिनों के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए। उस्ताद का चेहरा बदल गया। 7 दिन? तुम पागल हो गए हो। इतने बड़े हिस्से का टैटू 7 दिनों में पूरा करना नामुमकिन है। मैंने अपनी जेब से एक सूची निकाली और मेज पर फेंक दी। मिलिट्री ग्रेड सू यू जेल, बायोनिक रिपेयर पैच, इंपोर्टेड दर्द निवारक और गनरान दवाइयाँ। मैं सब तैयार करके लाया हूँ। तुम बस टैटू बनाओ। जान की जिम्मेदारी मेरी होगी। उस्ताद मुझे घूरता रहा। पूरे 30 सेकंड तक वो चुप रहा। आखिरकार वो झुककर टैटू मशीन उठाता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है। मैंने पूरी जिंदगी देवताओं के टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पागल आज तक नहीं देखा। ये काम मैं करूंगा। 3 दिन बाद जियांगजो शहर के बाहरी इलाके के गहरे पहाड़ों में ब्लैक स्टोन कोडनेम वाला एक छोड़ा हुआ भूमिगत बेस। ऊपर से देखने पर यह कभी शीत युद्ध के समय का एक एयर रेड शेल्टर था। बाद में इसे भारी सुरक्षा वाली अपराधी जेल में बदल दिया गया। लेकिन मैं इसकी असली पहचान जानता था। ये पुराने दौर का सील किया हुआ भूमिगत कमांड सेंटर था। इसकी मुख्य संरचना, ऊर्जा कुआं, वेंटिलेशन पाइपलाइन और जल भंडारण प्रणाली आज भी मौजूद थी। मैं पैसे खर्च करके इसे शुरू से बनवाना नहीं चाहता था, बल्कि इसे दोबारा चालू करके और मजबूत बनाना चाहता था। साथ ही इसकी सुरक्षा और हथियार प्रणाली को भी सक्रिय करना चाहता था। इन 3 दिनों में मैं खुद केवल एक बार ब्लैक स्टोन बेस गया, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए, संरचना की पुष्टि की और ये सुनिश्चित किया कि ऊर्जा कुआं और वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी सही हालत में है। बाकी सारा काम मैंने अपने वकीलों और निर्माण टीम को सौंप दिया। आखिर असली समय बेस खरीदने में नहीं, बल्कि मेरे शरीर पर बनने वाले इन 4 निषिद्ध टैटुओं में लगने वाला था। क्या आप सच में इस वीरान और बेकार जगह को 3 करोड़ में खरीदना चाहते हैं? प्रॉपर्टी एजेंट अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछते हुए मुझे देख रहा था। जियांग जो का बदनाम फिजूल खर्च अमीर लड़का, जो सिर्फ इसे खरीदना ही नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह बदलना भी चाहता था। मैंने बिना झिझक हस्ताक्षर कर दिए। और मेरे लिए देश की सबसे बेहतरीन सुरक्षा और निर्माण टीम से संपर्क करो। मैं 10 दिनों के अंदर इस जगह को ऐसी प्रलयकालीन किले में बदलना चाहता हूँ, जहां एक मक्खी भी उड़कर अंदर न आ सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड टाइटेनियम मिश्र धातु की दीवार, करोड़ों टन विस्फोट सहने वाला सुरक्षा द्वार, सबसे आधुनिक पारिस्थितिक चक्र प्रणाली और नीचे सील किया हुआ ऊर्जा कोर, सब कुछ मरम्मत। मैंने 1 करोड़ नकद निकाल दिए। 10 दिनों के अंदर पूरा पैसा इसमें लगा दिया जाएगा। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मैं 3 गुना मजदूरी दूंगा। 24 घंटे लगातार काम चलेगा। जैसे जैसे मेरे एक एक आदेश जारी होते गए, पूरा जियांगजो का निर्माण जगत हिल गया। इस समय मैं अपने ऊपरी शरीर पर बिना कपड़ों के भूमिगत टैटू स्टूडियो गोस्ट एक्स के सबसे अंदर वाले निजी कमरे में बैठा था। पीली धुंधली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारें तरह तरह के विकृत और रहस्यमयी टोटेमों से भरी हुई थीं। हवा में कीटाणुनाशक और टैटू की स्याही की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। मुख्य उस्ताद खुद टैटू बना रहे थे।
बाकी 3 शिष्य बगल में रंग तैयार करने, रेखाएं बनाने और त्वचा साफ करने में मदद कर रहे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन टैटू में पहले काले ड्रैगन की रूपरेखा पूरी हो चुकी थी। बस उसकी आंखें अभी तक नहीं बनाई गई थी। फिर भी उससे एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। शू शाओडाओ बगल में बैठा था। उसके शरीर पर बन रहा नेजा का टैटू आधा पूरा हो चुका था। दर्द से उसके दांत भींचे हुए थे। जियांग शीनी बगल के अलग निजी कमरे में थी, जहां महिला टैटू आर्टिस्ट उसके 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन टैटू की बारीकियां पूरी कर रही थी। मेरा मोबाइल हमेशा मेरे पास रखा था। स्क्रीन पर वकील, प्रॉपर्टी एजेंट, निर्माण टीम और सामान सप्लायर के संदेश लगातार आ रहे थे। मैं एक तरफ सुई के त्वचा में चुभने का तेज दर्द सह रहा था और दूसरी तरफ दूर से ही लगातार आदेश दे रहा था। ब्लैकस्टोन बेस का निर्माण भी उसी समय साथ साथ आगे बढ़ रहा था। टैटू और प्रलयकालीन किला, इन दोनों में से किसी एक का भी काम रुकना नहीं चाहिए था। मैंने यूं ही मोबाइल की स्क्रीन खोली, एक खबर सामने आई। चौंकाने वाली खबर। अमीर घराने का उत्तराधिकारी कियन ली अपनी सारी संपत्ति बेचकर पहाड़ों के बीच एक छोड़ी हुई जेल खरीदने चला गया। मैंने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और यूं ही अपने शहर की एक लाइव स्ट्रीम में प्रवेश कर गया। हॉट ट्रेंडिंग सूची में पहले नंबर पर मौजूद लाइव स्ट्रीम मेरे सबसे बड़े दुश्मन जियांगजो के सबसे अमीर आदमी के बेटे शू रुई की थी। लाइव में शू रुई शहर के बीचों बीच बने आलीशान विला में बैठा था। वो हाथ में रेड वाइन का गिलास हिलाते हुए जोर जोर से हंस रहा था। हा हा हा, कीन लिए को आखिर हुआ क्या है? क्या उसे कोई बड़ा सदमा लग गया है? शू रुई ने हंसते हुए कहा। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही समझ लिया था कि वो पागल है, इसलिए समय रहते उससे दूरी बना ली। और सुना है कि वो जियांग शिनी जैसी घमंडी लड़की को भी अपने साथ ले गया और दोनों ने पूरे शरीर पर गैंगस्टर जैसे टैटू बनवा लिए। सच में हंसी रोकना मुश्किल है। कैमरा हिलने पर जियाओ यूचिंग की कमर पर लाल रंग का एक टैटू दिखाई दिया। वो खून की तरह लाल और बेहद आकर्षक था। मैंने बस एक नजर डाली और मेरी आंखें ठंडी हो गईं। रेड स्पाइडर लिली। पिछले जन्म में ज़्याओ यूकिंग के शरीर पर ये टैटू नहीं था। लगता है इस जन्म में शू रुई को खुश करने के लिए उसने काफी मेहनत की है। शू रुई उत्साह से कैमरे की ओर देखकर बोला, दोस्तों, कोई समझ सकता है? कीन ली ने सिर्फ उस पहाड़ों वाले टूटे फूटे ठिकाने पर ही पैसे नहीं उड़ाए। सुना है उसने 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके अलग अलग सुपरमार्केट से सुअर का मांस और चावल का ऑर्डर भी दे दिया है। लगता है वो वहीं पूरी जिंदगी बिताने वाला है। हा हा हा। लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां तुरंत फट पड़ी। कमाल है, गरीबी ने मेरी सोच ही सीमित कर दी थी। क्या अमीर लोगों की मानसिक हालत इतनी अलग होती है? जियांग शिन्नी तो हमारी देवी है। वो भी उसके साथ उस एयर रेड शेल्टर में चली गई। पक्का हो गया, किन लिए के दिमाग में पानी भर गया है। इसे सीधे मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए। इंटरनेट पर चारों तरफ फैलती हंसी, तानों और गालियों को देखकर शू शाओडाओ गुस्से से पूरा कांपने लगा। शू रुई वो हरामी इंटरनेट पर लोगों को भड़का रहा है। मैं अभी बाहर जाकर उससे हिसाब करता हूँ। उसे छोड़ दो। मैं सुई के त्वचा में चुभने का दर्द महसूस करते हुए स्क्रीन पर शू रुई के घमंडी चेहरे को देख रहा था। मेरी आंखें बिल्कुल शांत थीं। अभी जितना ऊंचा उछल रहा है, बाद में उतना ही बुरी तरह रोएगा। शू शाओडाओ, तुम बस सामान ले जाने वाले काफिले पर नजर रखो। हमारे प्रलयकालीन किले में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस भूमिगत निजी कमरे से बाहर ही नहीं निकला। गोस्ट एक्स के उस्ताद अपने 3 शिष्यों के साथ बारी बारी से काम करते रहे। दिन में रूपरेखा बनती, रात में रंग भरे जाते और आधी रात के बाद बारीक सुधार किए जाते। काम जल्दी पूरा करने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड सू यू गेल और बायोनिक रिपेयर पैच भी मंगवाए। हर बार जब टैटू का एक हिस्सा पूरा होता तो तुरंत शू यू जेल लगाकर उसे सील कर दिया जाता, वरना इतनी तीव्र प्रक्रिया में मेरी त्वचा कब की जवाब दे चुकी होती। 7वें दिन की देर रात गोस्ट एक्स के सबसे अंदर वाले निजी कमरे में आखिरकार टैटू मशीन की आवाज बंद हो गई। शू शाओडाओ के नेझा और अरलांग शेन वाले टैटू 2 दिन पहले ही पूरे हो चुके थे। जियांग शिनी का 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन टैटू भी कल आखिरी रेखा के साथ पूरा हो गया था। और अब मेरे शरीर पर बने चारों निषिद्ध टोटेम भी आखिरकार पूरे हो चुके थे। सीने पर पेंगू क्रिएटिंग द वर्ल्ड, पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन, बाएं पैर पर दोंग हुआंग ताई और दाएं पैर पर सन वुकोंग।
गोस्ट एक्स के उस्ताद ने अपने दस्ताने उतारे, मेरे शरीर पर बने टैटुओं को देखा और लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, पूरा हो गया। कीन शाओ, मैंने पूरी जिंदगी टैटू बनाए हैं, लेकिन इतना बड़ा काम आज तक कभी नहीं किया। पेंगू क्रिएटिंग द वर्ल्ड, नाइन ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन, डोंग हुआंग ताई और सन वूकोंग। बाकी बातों को छोड़ भी दें तो सिर्फ ये पूरा डिजाइन ही पूरे जियांगजो के टैटू जगत में ऐसा है जिसके सामने कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वो मुझ गोस्ट एक्स से बेहतर है। मैं टैटू बेड से उठकर खड़ा हो गया। आईने में चारों निषिद्ध टोटेम मेरे सीने, पीठ और दोनों पैरों पर साफ दिखाई दे रहे थे। हर रेखा तेज, प्राचीन और भारी एहसास देने वाली थी। खासकर मेरी पीठ पर बना नाइन ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन। 9 काले ड्रैगन मेरी रीढ़ की दोनों तरफ ऊपर की ओर लिपटे हुए थे। उनके शल्क एक दूसरे पर परतों की तरह चढ़े हुए थे। 9 ड्रैगनों की पूंछ मेरी पीठ के बीचों बीच आकर मिलती थीं और पूरी ताकत से एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रही थीं। उस ताबूत पर गहरे लाल रंग की जंजीरें लिपटी हुई थीं। वो सिर्फ एक टैटू था, लेकिन फिर भी उसे देखकर एक अजीब सा दबाव महसूस होता था। शू शाओडाओ मेरे चारों ओर एक चक्कर लगाकर रुका। वो अनायास ही लार निगलते हुए बोला, लाइगे, ये तो हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने अपनी आंखों से इसे बनते हुए न देखा होता तो मुझे यकीन हो जाता कि ये रात में खुद ही हिलने लगता होगा। मैंने कपड़े पहनकर अपने शरीर के सभी टोटेम ढक लिए। अभी ये सिर्फ टैटू है। जब रेड मून आएगा तभी ये सच में जागेंगे। शू शाओडाओ एक पल के लिए चौंक गया। रेड मून? मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना मोबाइल उठाकर समय देखा। रेड मून आने में अभी 12 दिन बाकी थे। चलो ब्लैकस्टोन बेस चलते हैं। अब हमारे प्रलयकाली 9 किले का निरीक्षण करने का समय आ गया है। 2 घंटे बाद हम जियांगजो शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन कोडनेम वाले भूमिगत बेस पर पहुंच गए। यहाँ का शुरुआती रूपांतरण पूरा हो चुका था। भूमिगत वेंटिलेशन सिस्टम, ऊर्जा कोर और पारिस्थितिक चक्र प्रणाली भी पूरी तरह दोबारा चालू हो चुकी थी। अगले 12 दिनों तक मैंने लगभग बिल्कुल भी आराम नहीं किया। दिन में मैं खुद ब्लैकस्टोन बेस के आखिरी निर्माण और व्यवस्था पर नजर रखता रहा। रात में मैं अपने पुनर्जन्म की मूल शक्ति से चारों निषिद्ध टोटेमों की प्रतिक्रिया को दबाता रहा। एक के बाद एक ट्रक लगातार बेस में सामान पहुंचाते रहे। चावल, आटा, ठंडा रखा गया मांस, डिब्बाबंद भोजन, पीने का पानी, चिकित्सा दवाइयाँ, डीजल, भारी ऑफ रोड वाहन, बैकअप जनरेटर, मिलिट्री ग्रेड सुरक्षात्मक कपड़े। जितना भी जीवित रहने का सामान खरीदा जा सकता था, मैंने सब खरीद लिया। बाहर की दुनिया के सभी लोग यही सोच रहे थे कि मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि दुनिया के मशहूर होने का नहीं, बल्कि दुनिया के अंत का समय अब बहुत करीब था। रेड मून आने से एक दिन पहले सामान की आखिरी खेप ब्लैकस्टोन बेस के गोदाम में पहुंची। चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बाबंद भोजन, ठंडा रखा गया मांस, दवाइयाँ, डीजल, बैकअप जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड सुरक्षात्मक कपड़े, सब पहाड़ की तरह लगे हुए थे। 3 मंजिला भूमिगत गोदाम लगभग पूरी तरह भर चुका था। शू श्याओडाओ गोदाम के दरवाजे पर खड़ा ये सब देखकर आंखें फाड़े रह गया। लाइग, क्या तुम यहाँ अगला जन्म भी बिताने वाले हो? जियांग शिनही भी चुपचाप सामने का दृश्य देख रही थी। उसे पहले से पता था कि मैंने बहुत सारा सामान जमा किया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से इस जीवित रहने के संसाधनों से भरे विशाल भूमिगत गोदाम को देखा, तो वो भी अनायास भौहें सिकोड़ने लगी। किनलेय, आखिर तुम किस चीज से बचाव की तैयारी कर रहे हो? मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस धीरे धीरे गोदाम के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। अगले ही पल मेरे सामने 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, हजारों टन वजनी सारा सामान एक पल में हवा में गायब हो गया। जहां पहले जो भूमिगत गोदाम अभी कुछ पल पहले तक लगभग पूरा भरा हुआ था, वो केवल 1 सेकंड में बिल्कुल खाली हो गया। जमीन पर सिर्फ भारी सा मान के दबाव के निशान बचे थे और हवा में अब भी डीजल और अनाज की हल्की गंध तैर रही थी। शू शाओडाओ वहीं का वहीं स्तब्ध रह गया। पहले उसने पलकें झपकाईं, फिर अपनी आंखें मल लीं और आखिर में अचानक गोदाम के बीचों बीच दौड़ गया। वो खाली पड़े फर्श के चारों ओर 3 चक्कर लगाकर घूम गया। हे भगवान! वो अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज तक कांप गई। लाइग, सामान कहाँ गया? इतने बड़े गोदाम का सारा सामान कहाँ चला गया? मैंने अभी बस एक बार आंखें बंद की और खोली और हजारों टन सामान गायब हो गया।
यहाँ तो कोई गुप्त सुरंग भी नहीं है। क्या तुम जादू दिखा रहे हो? जांग शिन्नी की प्रतिक्रिया शू शाओडाओ जितनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी हमेशा शांत और ठंडी रहने वाली आंखों में भी इस समय साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। वो धीरे-धीरे मेरे सामने आकर रुकी और मेरी दाहिनी हथेली को घूरते हुए बोली, लाएगी, आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ देर चुप रहा। अब इस मुकाम पर उनसे सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। रेड मून आने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच्चाई जाननी ही होगी। मैंने धीरे-धीरे कहा, ये एक आधा आयामी स्पेस है। इसका संबंध मेरे शरीर में हुए कुछ विशेष बदलावों से है। अपने पुनर्जन्म के बारे में मैंने अब भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। उन पर मुझे भरोसा नहीं था, ऐसा नहीं था, बल्कि इस समय सच बताने से सिर्फ उनके मन का बोझ बढ़ जाता। मैंने आगे कहा, तुम्हें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि ये स्पेस बहुत बड़ी मात्रा में सामान अपने अंदर रख सकता है और इसके अंदर समय लगभग रुक जाता है। खाना खराब नहीं होता, दवाइयाँ बेअसर नहीं होती, डीजल, हथियार और धातुएं भी बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं। शू शाओडाओ ने हैरानी से अपना मुंह खोल दिया। तो इसलिए तुमने इतना सारा सामान जमा किया था? उसे गोदाम में रखने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा अपने साथ ले जाने के लिए? लाइगे, आखिर तुम हमसे क्या छिपा रहे हो? कल रात रेड मून, रेड